गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 संज्ञा, जिसमें हम संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद के बारे में पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कि कभी कभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक के रूप में प्रयोग की जाती है। कैसे? कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अपने विशिष्ट गुणों के कारण जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। कि कब की जाती है? जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका जो विशेष गुण है उसके कारण, वो गुणों के कारण क्या होती है, वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे उदाहरण है जय चंदों से देश को बचाओ। अब यहाँ पर जो जयचंद है वो जयचंद यहाँ किसी व्यक्ति के गुणों के कारण है कि जय चंदों से देश को बचाओ, यानी जयचंद जैसे लोग हैं उनसे देश को बचाओ। हर घर में विभीषण मिल जाते हैं, तो यहाँ पर विभीषण के जैसे स्वभाव के कारण, उसके विशेष गुणों के कारण यहाँ पर विभीषण का प्रयोग हुआ है। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग भी होता है कि जब कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द रूढ़ हो जाते हैं और किसी विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं तो वे व्यक्तिवाचक रूप ले लेते हैं। कि कभी कभी जो जातिवाचक शब्द हैं वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब एक तरह से पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है कि सभी पंडित के लिए, लेकिन यहाँ पर पंडित जी किसके लिए प्रयोग हो रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। ऐसे ही नेताजी, तो नेता तो बहुत से हैं, लेकिन यहाँ नेताजी किसके लिए प्रयोग हो रहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी प्रकार से शास्त्री जी ने भारत पाक युद्ध जीता था, तो ये क्या हो गया, किसके लिए हुआ ये प्रयोग? लाल बहादुर शास्त्री के लिए। तो ये क्या हो गया आपके किसी विशेष व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग हो गया। अब है भाववाचक संज्ञा बनाना। कि जो भाववाचक संज्ञा है उसको किस किस तरह से बनाया जाता है। तो भाववाचक संज्ञा है वो निम्न प्रकार से बनाई जाती है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। 5 तरह से जो भाववाचक है वो बनती है। जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में और अव्यय में। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा है उससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनी? मित्र से मित्रता, भक्त से भक्ति, पशु पशुता, बूढ़ा बुढ़ापा, प्रभु प्रभुता, मनुष्य मनुष्यता, सज्जन सज्जनता, अतिथि आतिथ्य, पंडित पांडित्य, देव देवत्व, बालक बालपन बालकपन, राष्ट्र राष्ट्रीयता, शिशु शैशव, शत्रु शत्रुता। सर्वनाम से अपना अपनापन, अहम अहंकार, मम ममता, निज निजितता, सर्व सर्वस्व, आप आपा। विशेषण से अच्छा अच्छाई, सुंदर सुंदरता, मीठा मिठास, गर्म गर्मी, ऊंचा ऊंचाई, चंचल चंचलता, मधुर मधुरता या माधुर्य, कमजोर कमजोरी, योग्य योग्यता, काला कालीमा, लाल लालिमा, खट्टा खटास, कठोर कठोरता, सरल सरलता, दुष्ट दुष्टता, नवीन नवीनता, आलसी आलस्य, स्वतंत्र स्वतंत्रता। क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं हैं: कसना कसावट, गिरना गिरावट, मारना मार, उड़ना उड़ान, कमाना कमाई, रोना रुलाई, दौड़ना दौड़, जीतना जीत। झुकना झुकाव, पिटना पिटाई, डरना डर, हारना हार, हंसना हंसी, पढ़ना पढ़ाई। अव्यय अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना: निकट से निकटता, समीप से समीपता, ऊपर से ऊपरी, देर से देरी, तेज से तेजी और शीघ्र से शीघ्रता। अब है आपके आओ दोहराए में, इसके अंदर आपका जो कंप्लीट चैप्टर है उसके बारे में बता दिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, 2 अन्य भेद भी हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा। और कभी कभी जातिवाचक को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में तथा व्यक्तिवाचक को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। भाववाचक संज्ञाएं हैं वो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से तथा अव्यय से बनाई जाती हैं। अब है आपके प्रश्न उत्तर। संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो संज्ञा हो गई किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव का नाम। तो है संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, गरिमा, दिल्ली आदि। दूसरा प्रश्न है संज्ञा का प्रयोग है वो किस किस रूप में होता है। तो संज्ञा का प्रयोग है वो कर्ता कर्म, हमने पढ़ा था कि संज्ञा के कार्य है, तो संज्ञा का जो प्रयोग है वो कर्ता कर्म पूरक कर्ण आदि के रूप में होता है।
नेक्स्ट है संज्ञा के मुख्यतः कौन कौन से भेद हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो संज्ञा है उसके मुख्यतः तीन भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक हो गई का उदाहरण राम गंगा, जातिवाचक का आदमी शेर, भाववाचक का बचपन बुढ़ापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यवाचक तथा समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा में आपका आएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पीतल, सोना, चांदी आदि। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा है जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उसे समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सेना, झुंड, कक्षा, टोली, गिरोह आदि। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में आए शब्दों को रेखांकित कर उनका भेद बताइए। तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है उसको रेखांकित करके हमें उसका भेद बताना है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सेना की स्थापना की, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मुंबई एक व्यापारिक शहर है, तो मुंबई है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा, स्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाकर करना है। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखा है उसकी भाववाचक बनाकर हमें शब्द पूरा करना है। तो पागल का भाववाचक बना पागलपन, चतुर से बना चतुराई, बूढ़ा से बुढ़ापा, लाल से लालिमा और आलसी से आलस्य। नेक्स्ट है सही कथन के सामने सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है, सही। दूध, दही, सोना, चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है, सही। सेना, दल, टुकड़ी समुदायवाचक संज्ञा है, सही। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती, गलत। लाल बहादुर शास्त्री व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही। भाववाचक संज्ञा है बनाना। जीत जीतना का भाववाचक संज्ञा होगी जीत। पढ़ना का पढ़ाई, मनुष्य का मनुष्यता, कवि का कवित्व, शत्रु शत्रुता, गरीब गरीबी, लाल लालिमा, सज्जन सज्जनता। नेक्स्ट है निम्नलिखित अनुच्छेद से संज्ञा शब्द छांटकर भेद के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद दे रखा है, इसमें हमें जो संज्ञा शब्द हैं उनको अंडरलाइन करके उनकी संज्ञा के भेद बताने हैं। रवि एक अच्छा लड़का है, वह आगरा में रहता है, वहाँ पर ताजमहल और यमुना नदी हैं। ताज की सुंदरता देखकर वह हैरान हो गया। तो यहाँ पर रवि, लड़का, आगरा, ताजमहल, यमुना, सुंदरता क्या है, इसमें संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। और भेद हो गए, रवि आपका हो गया, रवि के अंदर आएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का है भाववाचक जातिवाचक संज्ञा, आगरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ताजमहल व्यक्तिवाचक, यमुना व्यक्तिवाचक, सुंदरता है आपकी भाववाचक संज्ञा। शब्द जाल में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखा है ये वर्ग पहले आपको दे रखी है, इसमें से आपको संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। कुतुब मीनार संज्ञा हो गई आपका, ठीक है। बुढ़ापा दूसरा शब्द, मुंबई, लता, मोहन, कलम। तो ये आपके इस तरह से आप यहाँ पर ये शब्द बता दिए, तो आप यहाँ पर इन शब्दों को लिखेंगे। ये आपका चैप्टर है बेटा, संज्ञा का चैप्टर खत्म हो गया। तो इसको आपको अच्छे से बुक में और एक्सरसाइज बुक में फिल करके बाकी क्वेश्चन आंसर नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class we have completed our exercise and some short question answer of chapter number 6, the revolt of 1857 in history. Today we do remaining short and long question answer of this chapter. So let me continue our class. Our first question is, why is the revolt of 1857 significant? कि जो 1857 की क्रांति थी वो महत्वपूर्ण क्यों है? द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज द कंपनी रूल केम टू एन एंड, कि जो कंपनी का रूल था, EEIC का जो रूल था वो भारत के अंदर ख़त्म हो गया था। एज इंडिया वॉज डायरेक्टली पुट अंडर द ब्रिटिश क्राउन, और जो भारत है वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर अंडर में चला गया था, जो ब्रिटिश सरकार है उसके अंडर में
चला गया था। बेटा EEIC जो कंपनी थी वो एक अलग चीज़ थी और ब्रिटिश सरकार एक अलग चीज़ थी, ठीक है। तो अब जब 1857 की रिवोल्ट हुई तो उसके कारण क्या हुआ कि जो कंपनी का रूल था, EEIC का जो रूल था वो ख़त्म हो गया और भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में चला गया। सेकंड क्वेश्चन, हु डिड पेशवा बाजीराव चूज टू सक्सीड हिम, कि पेशवा बाजीराव ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसको चुना। सक्सीड का मतलब होता है कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो पेशवा बाजीराव चूज नाना साहेब टू सक्सीड हिम। पेशवा बाजीराव ने किसको चुना था? नाना साहिब को चुना था अपने उत्तराधिकारी के रूप में। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज व्हाट कॉज्ड द अपराइज ऑफ 1857 रिवोल्ट, कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, मतलब 1857 की क्रांति होने के क्या कारण थे। आंसर इज कॉजेज ऑफ द अपराइज ऑफ द 1857 रिवोल्ट, कि कारण ये थे, फर्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स, कि भारत के अंदर EEIC का जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा था उसके कारण। सेकंड है इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि यहाँ पे उन्होंने जो रिवेन्यू सिस्टम्स लगाए थे उससे भी लोगों के अंदर विद्रोह पैदा हो रहा था। सोशल फैक्टर्स, जो भारत की कल्चर है, भारत के जो ट्रेडिशंस हैं उनके बीच में वो विडो रीमैरिज, ठीक है, या जो बाल विवाह था उनको उन्होंने, सती प्रथा थी उनको रोक दिया था। तो वो सोच रहे थे कि हमारे सोशल और कल्चर में ये इंटरफेयर कर रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, जब मिशनरीज भारत आए बहुत सारे तो लोगों को डर लगने लगा कि अब ये हमारे धर्म का परिवर्तन कर देंगे। मिलिट्री फैक्टर्स, कि भारतीय लोगों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे, तो ये भी एक कारण था। उसके बाद है इमीडिएट कोज। इमीडिएट कोज के अंदर है कि जो मंगल पांडे थे, मतलब जो एनफील्ड राइफल, जो नई राइफल बन के आई थी 1856 में, उसके अंदर सुअर और गाय दोनों की चर्बी लगी हुई थी और लोगों को, जो सोल्जर्स होते थे उनको वो अपने मुंह से खोलने पड़ते थे। तो उन्हें लगा कि ये हमारे धर्म को खराब कर रहे हैं, हमें हमारे धर्म से भटका रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न था इमीडिएट कॉजेज़ के अंदर। फिर मंगल पांडे ने जब कारतूस को खोलने से मना कर दिया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको फांसी दे दी गई। तो इस चीज़ के कारण भी 1857 की रिवोल्ट भड़क उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द 1857 रिवोल्ट इवेंचुअली फेल, गिव रीजंस, कि 1857 की क्रांति क्यों फेल हो गई, उसके हमें कारण बताने हैं अब। तो फर्स्ट कारण है इट स्प्रेड इनटू सर्टेन रीजन्स, कि ये कुछ ही हिस्सों में फैली, ये पूरे भारत में ना फैल के कुछ ही हिस्सों में फैली। तो जिसके कारण क्या हुआ कि जो क्रांति थी वो अच्छे तरीके से नहीं उठ पाई। सेकंड है द रिबेल ऑल्सो डिड नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू फॉल बैक। अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो लीडर्स थे, यहाँ के जो नेता थे, जो अगुवाई कर रहे थे इन रिवोल्ट्स को, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। वो नए नेता थे, उनके अंदर एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरीके से किसी रिवोल्ट को लीड किया जाता है। थर्ड, नॉट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी सपोर्टेड द रिवोल्ट, कि समाज के सभी सेक्शंस ने रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि जो रईस लोग थे और जो ब्रिटिश सरकार के से मिले हुए थे उन लोगों ने इस रिवोल्ट को सहयोग नहीं किया। तो ये भी एक मेन कारण था कि रिवोल्ट फेल हो गई। फोर्थ है द रिबेल्स ऑल्सो लैक्ड ए यूनिफाइंग आइडियोलॉजी, कि जो रिवोल्ट स्टार्ट हुई थी उसकी कोई एक रणनीति नहीं बनाई गई थी। वो कभी कहीं से स्टार्ट हो गई थी, कभी कहीं से स्टार्ट हो गई थी। जो थोड़े बहुत राज्यों में वो स्टार्ट हुई थी तो उसकी भी एक ढंग की रणनीति नहीं थी। इस कारण से भी, मान लो आपको कोई काम करना है और उसमें मैनेजमेंट नहीं है, तो मैनेजमेंट के बिना तो हर काम बिगड़ ही जाता है। इसीलिए आपको पढ़ाई भी एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए, एक तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से करनी चाहिए। ये नहीं कि एक मिनट आप एसएस लेके बैठ गए फिर दूसरे मिनट में ही आपने हिंदी की नोटबुक खोल ली, तो इससे आपकी पढ़ाई भी ढंग से नहीं होगी। लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, कि जो वार्तालाप का जो सिस्टम था, जो बातें करने का सिस्टम था, वो भी अच्छा नहीं था। सिक्स, द रिबेल ऑल्सो डिड नॉट हैव मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी, और लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय लोगों के पास अच्छे नई तकनीकी के वेपन्स, हथियार भी नहीं थे
और नई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी इन लोगों के पास, जबकि अंग्रेजों के पास नए हथियार भी थे और नई टेक्नोलॉजी भी थी। तो ये सारे कारण थे कि 1857 की रिवोल्ट फेल हो गई। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड द 1857 रिवोल्ट केम टू एन एंड, कि 1857 की ये तो हमने देख लिया कि फेल हो गई, लेकिन अंत कैसे हुआ था इसका। तो द रिवोल्ट वॉज टोटली सप्रेस्ड इन 1857, की रिवोल्ट को 1857 में ही पूरे तरीके से दबा लिया गया, क्योंकि रिवोल्ट कुछ ही जगह पे हुई थी। हमने अभी जो सारे कारण पढ़े वो रीजंस थे, तो रिवोल्ट को दबा लिया गया। मैनी सिविलियंस वर ऑल्सो मैस्करेड बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स, कि बहुत सारे जो सिविल लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनको ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उन्होंने प्रताड़ित किया, उनको उनके ऊपर अत्याचार किए। अवध एंड अदर टेरिटरीज वर रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश, अवध और बहुत सारी जो टेरिटरीज थी जैसे पूना था, ठीक है, कानपुर था, ये सारे वापस ले लिए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। द ब्रिटिश वर एबल टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी बाय 1859, और ब्रिटिश वापस से अपना जो री एस्टैब्लिश, यहाँ पे आएगा री एस्टैब्लिश, कि ब्रिटिश सरकार ने अपना वापस से अधिकार जमा लिया था भारत के अंदर 1859 तक, ठीक है। 1857 के अंदर तो ये रिवोल्ट हुई थी, अब उन्होंने दबा लिया था, लेकिन दबाने के बाद भी उसको पूरे तरीके से ख़त्म करना इतना आसान नहीं था, तो उनको कितना टाइम लग गया, 1859 तक उन्होंने अपना वापस से अधिकार पूरा भारत के ऊपर पा लिया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डिड कानपुर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, कि कानपुर के अंदर ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाई कैसे हुई, क्रांति कैसे हुई। आंसर इज एट कानपुर द रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहिब द पेशवा, कि कानपुर के अंदर रिवोल्ट किसके द्वारा लड़ी गई थी, नाना साहिब के द्वारा लड़ी गई थी, जो एक पेशवा थे। अलोंग विद तात्या टोपे ही एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम कानपुर, कि तात्या टोपे के साथ मिलके जो नाना साहेब थे उन्होंने ब्रिटिश जो सरकार के जो टुकड़ियां वहाँ पे बसी हुई थी, जो उनका अस्तित्व वहाँ पे था, उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया था। ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ गवर्नर अंडर द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, और उन्होंने खुद को गवर्नर भी घोषित कर दिया था। मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर थे उनके अंडर में उन्होंने अपने आप को कानपुर का गवर्नर भी घोषित कर दिया था। तो इस तरीके से जो कानपुर है वहाँ पे रिवोल्ट हुई ब्रिटिश के अगेंस्ट। नाउ आवर लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 की क्रांति के इमीडिएट कॉज क्या थे, ठीक है। इमीडिएट का मतलब है जो जस्ट अभी हुए, मतलब कि जो इमीडिएट अचानक से। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एनफील्ड राइफल वॉज द इमीडिएट कॉज फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, कि जो एनफील्ड राइफल आई थी वो एक इमीडिएट कॉज था 1857 के रिवोल्ट के लिए। तो सारी जो इमीडिएट कॉज है वो जो एनफील्ड राइफल है उसी के ऊपर कवर। द कवर ऑफ कार्टेज वॉज ग्रेस्ड विद बीफ टैलो एंड पिग फैट, कि जो कारतूस है वो ग्रेस किए हुए थे बीफ टैलो मतलब कि गाय की चर्बी से और सुअर की चर्बी से। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स were convinced that the government was trying to make them lose their religion, और बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स जो थे वो ये मान चुके थे कि जो सरकार है वो प्रयास कर रही है उनके धर्म को ख़त्म करने का। ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे रिफ्यूज टू यूज़ द कार्टेज, और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने रिफ्यूज़ कर दिया, नकार दिया कि मैं इन कारतूसों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। फिफ्थ, ही वॉज ए सोल्जर ऑफ 34th बंगाल इन्फेंट्री हु वॉज देन अरेस्टेड एंड एक्सिक्यूटेड, कि बाद में वो जो सोल्जर था, जो सैनिक था, वो 34 बंगाल इन्फेंट्री का था, टुकड़ी का था, और उसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया और उसको फांसी दे दी गई। दिस इंसिडेंट बूस्टेड द मोरल ऑफ द इंडियन स्पॉयज, और इस इंसिडेंट ने जो भारतीय सैनिक थे उनके आत्मविश्वास को, उनके जो ज़मीर को जगा दिया था। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। वी रीड द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning 8th class. So let's start our today's math class. In the previous class we are on the
exercise 8.1 and on question number 3rd. Now the second part of this exercise, second part है हमारे पास x plus 3 upon 7 minus twice of x minus 5 upon 3, that will be equals to 4x minus 2 upon 5 और minus 4, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम 1 लिख सकते हैं। अब इनका इंडिविजुअल एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एक्स एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करोगे, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इन दोनों का क्या हो जाएगा 21। 7 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों से कितना आएगा 3x, बीच में साइन क्या प्लस और 9। ठीक है, माइनस साइन है, पहले यहाँ देखो 3 को इससे करेंगे कितना आएगा 7, 7 को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ माइनस है, माइनस विल बी मल्टीप्लाई टू -7 से करना, मतलब यहाँ हो गया माइनस का 14x, -7 को -5 से करेंगे कितना आएगा प्लस का 35, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ तो हो जाएगा 4x माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3x माइनस 14x कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का 11x, 9 और 39 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 44 अपॉन में 21, दैट विल बी इक्वल्स टू 4x माइनस 22 अपॉन में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 55 ऑफ एक्स प्लस का 220, दैट विल बी इक्वल टू 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 4 का कितना हो जाएगा 4 और 8 84 ऑफ एक्स माइनस 21 को 22 से करेंगे कितना हो जाएगा 22 2 1 2 2 4 4 2 6 and 4 4 6 2 आएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब क्या करते हैं एक्स वाली टर्म एक साइड और ये जो कांस्टेंट है उनको एक साइड कर लेते हैं, यहाँ पे लेके आएंगे 84 को क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर ये माइनस में ऑलरेडी 462, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में अगेन। ठीक है, अब इन दोनों का प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 9 और 13, 139 ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा हमारे पास माइनस का 2 8 और 6। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x विल बी इक्वल्स टू 682 अपॉन में 139। ठीक है, अब 139 को अगर हम करेंगे यहाँ पे इसी से मल्टीप्लाई हो गए, इससे कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है ये। ठीक है, बाकी चेक कर लेना अगर कैंसिल आउट होता हो तो 139 के टेबल में देख लेना अगर आता हो। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज, अब यहाँ देखो बीच में क्या है माइनस साइन है, तो मतलब ये माइनस अंदर अप्लाई होगा ना कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सो माइनस अंदर अप्लाई करेंगे, जो माइनस साइन होगा वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस होगा माइनस, 6 के आगे क्या है प्लस, तो माइनस हो जाएगा, इसके आगे माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ऐसे नीचे है हमारे पास 7m और ये माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस का 4 और माइनस का ही 3m इक्वल्स टू 2/3 होगा। ठीक है, अब क्या हो गया ट्वाइस ऑफ m, क्योंकि हमें पता है लाइक टर्म्स में से एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ट्वाइस ऑफ m 4 ऑफ m कितना हो गया, दोनों प्लस के 6 ऑफ m बन गया -6 अपॉन 7 और माइनस तो कितना हो गया 4m माइनस 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 2/3। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18m माइनस 18 इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8m माइनस 8। m वाली टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, माइनस का 8 है और ये 18 इधर जाके आ जाएगा प्लस का। ठीक है, माइनस इसमें करेंगे कितना आएगा 10 और यहाँ से भी करा कितना आया 10, m किसके इक्वल हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू निकालनी थी जो कि कितनी आ गई हमारे पास 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so in the fourth question we have to solve the following equation first and then verify your answer, मतलब हमें वेरीफाई भी करना है, जो वैल्यू आएगी हम उसको वापस से इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड होता है यहाँ पे और राइट हैंड साइड होता है इक्वल के इधर साइड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जेड वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, तो 5z उसमें से इधर ये माइनस लेके आएंगे, ट्वाइस ऑफ जेड हो गया, इधर क्या बच गया 4 और ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में कितना आ गया यहाँ से थ्राइस ऑफ जेड इक्वल हो गया हमारे पास 7 के, तो जेड किसके इक्वल आ गया 7/3। ठीक है, जेड की वैल्यू आ गई, अब हमें वेरीफाई करना है, मतलब वेरिफिकेशन क्या हो जाएगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास 5 ऑफ जेड, ओके लेफ्ट हैंड साइड भी नहीं करते हैं तो दोनों इक्वेशन को रिस्पेक्टिवली लेके चलते हैं, एंड में लगा देंगे हम क्या अगर वो आते। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई जेड कितना है हमारे पास 7/3 माइनस 3 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 7/3 प्लस का 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नीचे बने ऊपर ऊपर कर दो, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से -3, इसके नीचे कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो गया 14/3
प्लस में 4/1, ठीक है। एल्शियम लेते हैं यहाँ से, अब कितना हो जाएगा यहाँ से एल्शियम 3, 35 तो रह जाएगा, बीच में साइन क्या माइनस, 1 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 में को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 9 इक्वल, इसमें भी 3 एल्शियम आ जाएगा 14, और प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास 1 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना आंसर आएगा 12। यहाँ से माइनस करो कितना आ जाएगा हमारे पास 26/3, और यहाँ से कितना आ गया, इन दोनों प्लस करेंगे 26/3, मतलब वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो मतलब ये आंसर क्या था हमारे पास करेक्ट था। अगर ये आंसर में कुछ अगर यहाँ पे इक्वल नहीं आती वैल्यूज तो क्या हो जाता, ये आंसर जो हमने निकाला था वो गलत था, ठीक है। हमें फिर से चेक करना पड़ता है ना। नेक्स्ट पार्ट इज, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, y की वैल्यूज एक साइड, लेकिन यहाँ पे अपोन में भी सीधे सीधा क्या कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करा कितना आया 16y, 9 को इधर करेंगे कितना आ जाएगा 27y प्लस में 18, कॉन्स्टेंट टर्म को एक साइड रखते हैं और इधर लेके आते हैं 16y माइनस 27y इक्वल हो गया हमारे पास 18, क्योंकि प्लस का था और कॉन्स्टेंट इधर था नहीं जो कि इधर जाएगा, तो क्या हो गया 16 में से 27 माइनस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस साइन आएगा, और उसके बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी 11y, दैट विल बी इक्वल टू 18, तो y क्या हो जाएगा -18/11, इसका आंसर आ गया। अब हमें क्या देखना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए क्या करते हैं हम, दोनों टर्म्स को एक साइड एक साथ लेके जाते हैं, 4y, y का उसकी वैल्यू क्या है -18/11, और इसके साथ क्या था 4/9, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट होते हैं तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कितना आ गया माइनस का 8/11 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई -18/11 प्लस उसके साथ 2 है और अपॉन में 4 है, ठीक है। अब इस 11 को सीधा डायरेक्ट नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ एक और टर्म प्लस में नहीं थी, लेकिन यहाँ पे टर्म है, तो उसके यहाँ क्या होता है हमें क्या लेना पड़ेगा एल्शियम, और उसके बाद 11 नीचे आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ डिवाइड तो हो नहीं रहा है ना कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा माइनस का 54/11 प्लस 2 और अपॉन में क्या है 4, 11 एल्शियम आएगा ऊपर वाली वैल्यू का, तो कितना हो जाएगा 22/11, और अब ये 11 नीचे जा सकता है क्योंकि हम एल्शियम ले चुके हैं वो पूरी टर्म के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, अब ये कितना आंसर आ गया यहाँ से माइनस का 2 3 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 4 8 जा 34, तो कितना आएगा माइनस का 8/11, यही आंसर लेफ्ट हैंड साइड में, यही आंसर राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या हो गया वेरीफाई हो गया, तो ये आंसर क्या था हमारे पास करेक्ट था, ठीक है। वो सिर्फ वेरीफाई करना है, ये मतलब नहीं है वहां पे -18/11 आना चाहिए, वहां पे अपना खुद का एक आंसर आएगा और वो दोनों मैच होने चाहिए, तब हमारे पास क्या है वो करेक्ट फॉर्म है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। Rest of the part you have to try yourself. So student, that is all for today. Thank you. Have a nice day. Students, this is for class 8. Students, in previous video we completed with the book exercise, and we started with the noun clause. About the noun clause we are doing, and we read about the examples, and now more about noun clauses. Now today we will start with some more points about the noun clause. Now let's start. Noun clause एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. नाउन क्लोज जो होते हैं, नाउन क्या होता है, जो हमारे वी आर यूजिंग द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स, दे ऑल आर कॉल्ड नाउन. सो नाउन क्लोजेज हम कैसे यूज़ करेंगे, जो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब होंगे उसे हम नाउन क्लोज कहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ अ मिरेकल. जो हाउ ही सॉल्व द प्रॉब्लम, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ है हमारा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. सो नाउन क्लोज इज़ द एग्जाम्पल इज़ दिस, हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम. In these sentences we can't understand anything, we just read all the examples. With the help of reading examples we will understand very clearly. B part is noun clauses as the object of a verb. Noun clause हम object के verb कैसे use करते हैं. The principal announced that Rahul Verma had been nominated the head boy. Here Rahul Verma is the noun as you see, and had been nominated, the head boy is the clause. So this sentence is called verb of a, so object of a verb means noun clause. ये हमारा noun clause है. Okay students, once again I am repeating. The principal announced that Rahul Verma had been nominated the head boy.
यहाँ पे राहुल वर्मा जो है वर्ड है ये हमारा नाउन है और हमें नाउन क्लोज बताना है। जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है हमारा had been nominated the head boy is the clause. So this sentence is noun clause जो हमारा object of a verb के फॉर्म में यूज़ हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट आपको पता है जो हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, दिस इज सब्जेक्ट एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इज द आर द ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज नाउन क्लोज एज द complement of a verb. So in this sentence, the climber's greatest fear was that he might not reach the peak. Here we are using was as the verb. That he might not reach the peak is the complement of the verb was. Complement of the verb क्या है यहाँ पे? Was. Okay, because these two sentences are joined with was. Next is noun clause as the object of an infinitive. स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस में आपको समझने की कोई वो नहीं है, सिर्फ आपको रीड करना है। आप रीडिंग करने से ही आप इसमें अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें किस सेंटेंस में क्या करना है। ओके, सो एग्जाम्पल इज इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट अ पर्सन कैन बी सो रूदलेस। हेयर इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट कौन सा है? टू। Believe is the object of the infinitive to believe. Okay, infinitive verbs कौन से होते हैं? अभी आपने रीड किया है। Noun clause as the object of a participle. Participle जहाँ पे हम verbs के साथ ing पुट कर देते हैं, they are the object of a participle. Verb participle यूज़ करते हैं ना, उसी तरीके से हम object participle यूज़ करेंगे। I kept waiting for the postman hoping that he would soon come. Here hoping word is the object of the participle. Okay, next is noun clause as the object of a preposition. कि हम prepositions क्या होते हैं कि जो हम words use करते हैं to show their place, the action takes place at which place, they are talking about the prepositions. Next is noun example of the object of a preposition is can you shed some light on how this gadget operates. On is here is the preposition. Noun clause in opposition to a noun, the report that he is absconding is unnatural. Here report is the opposition of a noun. When a noun and the noun clause that follows it refer to the same thing, the noun clause is said to be in opposition to the given noun. Read these sentences. इन sentences में आपको क्या पता चलेगा? जो noun और noun clauses दोनों ही एक दूसरे के रेफ़र करते हैं, दोनों ही एक ही चीज़ को रेफ़र करते हैं और उन सेंटेंसेस को हम क्या और नाउन इज सेड टू बी इन अपोजिशन और इस सेंटेंसेस को हम अपोजिशन के रूप में के तरह भी यूज़ करते हैं। हेयर द वर्ड्स आर गिवन, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें दोनों चीज़ें यूज़ हुई हैं। द व्यू दैट ही इज़ इनोसेंट इज़ राइट। व्यू इज़ द दैट, व्यू क्या है हमारा? नाउन, ठीक है। और नाउन क्लॉज क्या है? दैट इज़ ही इज़ इनोसेंट। तो दोनों एक ही चीज़ के लिए यूज़ हुए हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन क्लॉज एंड नाउन इन द सेम सेंटेंस। नो नीड टू, अभी मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस बताया था, तभी मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ पे हमें नाउन, हमने हमारा क्या है? राहुल वर्मा, ठीक है। राहुल वर्मा हमारा क्या है? नाउन है और यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? क्लोज। सो ये सेंटेंस हो गया हमारा नाउन क्लोज और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है? अनाउंस्ड। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमने इस रिमेंबर पॉइंट में पढ़ा है। नाउ अ नाउन क्लोज में बी इंट्रोड्यूस्ड बाय, कुछ नाउन क्लोजेज ऐसे भी हैं जो कुछ वर्ड से इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे दैट, WH family, etc. If or whether. Now I will read all the examples for you.
first sentence is, we were surprised to know that Sushil had declined to head the project. In the sentence, that word is used as the noun close. Here Sushil is the noun and rest of the sentence is close. Here we are representing that as the noun close. WH family के साथ हम I can't believe in what he says, हम ये बिलीव नहीं करते कि वो क्या बोल रहा है. सो वी आर टॉकिंग, जब हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, सो वी आर यूजिंग WH family also. Here also we are using that for the to join two sentences. If or whether. Meena asked me if I needed her help. Here if is used as the noun close. The teacher asked us whether he had brought our drawing pencils. Here whether is used to describe two sentences, that is the teacher and about her teacher. Okay, so students, now we completed with this, and in the next video we are going to start with the book exercise. Okay students, I hope you understand it. If you didn't understand, अगर आपको अभी समझ नहीं आया है तो आप इसको एक बार रीड कीजिए, अदर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को आप एक बार रीड कर लीजिए. थैंक यू एवरीवन. Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, nowadays we are just doing our next chapter, that is 9. In this regard, for class 8, continuing the same chapter, let us start. One day while playing, they noticed a mound in the middle of the ruins. यानी कि एक दिन खेलते हुए बच्चों ने क्या नोटिस किया कि एक टीला है मिडल ऑफ द रुइंस. वो जगह होती है जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो किसी काम की नहीं होती, तो उस ऐसी जगह के बीचों बीच जो है एक टीला है. इट वॉज ऑल कवर्ड विद ग्रास. और वो टीला जो है घास से जो है ढका हुआ था. वन ऑफ द बॉयज जम्प. उनमें से एक लड़के ने छलांग लगाई. अपॉन इट एंड सेट देयर. उस टीले के ऊपर छलांग लगाकर बैठ गया. I am the judge now. मैं अब जो है तुम्हारा जज हूँ. Said he. उसने कहा. Bring all your disputes and I would solve them for you. तुम जो है अपने जो है जो भी समस्या है, वाद विवाद, जो भी आप लोग तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, वो तुम मेरे पास लेकर आओ और मैं उसको सॉल्व करूँगा. The other boys also liked the idea. और दूसरे जो लड़के थे उनको ये आइडिया पसंद आया. They fabricated some false disputes and went to him for judgment. उन्होंने क्या किया कि मनगढ़ंत कहानी बना करके, ऐसे जो है अपने बातें बना करके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट्स यानी कि अपने जजमेंट के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाई और उसके पास पहुंचे. सडनली, अचानक, दे नोटिस. उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि अ ग्रेट चेंज इन द बॉय सिटिंग ऑन द मॉन्ड. कि वो जो लड़का उस टीले पर जो बैठा हुआ था उसके अंदर अचानक से बहुत ही बड़ा बदलाव आया. ही बिकम वेरी ग्रेव एंड सीरियस. वो बिल्कुल ही गंभीर और सीरियस हो गया. हिज वॉइस ऑल्सो चेंज्ड. और उसकी आवाज़ भी बदल गई. ही हर्ड द केस एंड गिव हिज जजमेंट्स. उसने जो है समस्याएं उनकी जो भी थी केसेस सुने और उनको उसके अकॉर्डिंग जजमेंट उसने सुनाई. द जजमेंट्स वर सो जस्ट एंड ऑल द पार्टीज हैड टू एग्री टू इट. और उसके जजमेंट बिल्कुल इतनी सही थे कि जो दो अपोजिट पार्टी के जो बॉयज थे उनको उसकी बातें माननी पड़ी. एंड द प्रोसेस कंटिन्यू. और इसी तरह से जो है ये प्रोसेस चलता रहा. He would sit on the mound. वो आकर के जो है उस टीले पर बैठ जाता. Ask the other boys to bring their disputes. और बाकी बच्चों को कहता कि तुम अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आओ. And he would give his judgment. और वो जो है समस्या सुनकर उसकी
जजमेंट उनको देता था। Soon people from the nearby villages heard about him and they also start coming with their disputes. यानी कि इस पास के गांव के लोगों ने भी उस बच्चे की बात को सुना और जो है उसकी बात को सुनकर वे लोग भी वहां पे अपनी जो है समस्याओं को लेकर आने लगे। The boys solved their disputes also and they were always returned with great satisfaction. यानी कि वो बॉयज क्या उस लड़के ने क्या किया कि उन सभी गांव वालों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान को उनका जजमेंट जो भी वो जजमेंट देता था वो उनसे बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते थे। द न्यूज स्प्रेड फार एंड वाइड और ये समाचार दूर दूर तक और चारों तरफ फैल गया। When the king of उज्जैन heard of it और जब उज्जैन के राजा ने ये बात सुनी he became curious उसे जो है जिज्ञासा हुई। He knew that the rains were the former capital of King विक्रमादित्य। वो ये जानता था कि वो जो खराब सी जो जगह है और वो उबड़ खाबड़ जगह है जो यूजलेस जगह है उसमें जो वो जगह है वो राजा विक्रमादित्य की है। सो ही थॉट तो उसने सोचा कि दैट द मॉन मस्ट बी ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य कि वो जो मॉन यानी कि जो टीला जो बना हुआ है वो शायद विक्रमादित्य की सीट के ऊपर ही बना है। He ordered his man to dig the site and see if there was any truth behind his thought. उसने क्या किया कि अपने दरबारियों को कहा कि तुम उस टीले को खोद करके ये देखो कि क्या ये वही जगह है जहाँ पे विक्रमादित्य की सीट थी जिस पर बैठ करके वो जो है अपना जजमेंट देता था और उस चीज़ के बारे में जानकर उसको सही जो है बताए कि उसका वाकई में वो वही जगह है या क्या सच्चाई है इसके पीछे। सो स्टूडेंट अब ये वीडियो आज का आपका यहीं तक है। आपको आगे क्या करना है जैसे ऑलवेज आप करते आ रहे हो कि जो जस्ट चेक इट आउट कि रीडिंग लगा के आप देखिए आपको किसका वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आ रहा है उसमें आप उसका फिर मीनिंग अपनी कॉपी में लिखिए और साथ ही साथ जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको बताती आ रही हूँ आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू टेक केयर बाय। Hello student, today's session I Priyanka ma'am revised some daily usage sentences. Student, you have to practice that daily usage sentences in your daily routine because today's time everyone wants to communicate in English language. So you have to also use that language to communicate. So let's start. Student, today's daily usage sentences are don't go, मत जाओ means आपके घर को गेस्ट आया है बट आप उनसे ज़्यादा देर तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने साथ जो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप उसको ऐसे बोलते हैं डोंट गो, मत जाओ मीन्स कल चले जाना। ठीक है तो इस तरह से आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं डोंट गो। नाउ नेक्स्ट वन इज डोंट डू इट। समटाइम आपका छोटा भाई या बहन कोई शरारत करता रहता है तो आप उसको बोल सकते हो डोंट डू इट, यह मत करो। ओके डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। समटाइम आपका जो बड़ा भाई बहन है वो पढ़ रहे होते हैं या कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं और आप वहाँ शोर मचाते हैं तो वो ये यूज करते हैं डोंट शाउट। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज डोंट वरी, चिंता मत करो। ओके मीन्स कोई बंदा टेंशन में है तो ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं डोंट वरी, चिंता मत करो और आपको उसको हेल्प करो उसका जो टेंशन है उसको कम करने की। ओके आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये आपने जैसे समटाइम मम्मी बोलती है होमवर्क कर लो फिर बोलते हो कर लिया तो मम्मी बोलती है कि यू लाई तो आप ये यूज कर सकते हो आई डोंट लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। डोंट बी सैड, दुखी मत हो। जब कोई पर्सन किसी टेंशन में होके और फिर दुखी बैठा रहता है चुपचाप खामोशी से तो ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं डोंट बी सैड मीन्स आप दुखी मत हो। मीनिंग ऑफ सम डेली यूज सेंटेंसेस। स्टूडेंट मैं यहाँ पे
आपको कुछ जो वर्ड हम मोस्टली यूज करते हैं सेंटेंसेस में उनकी मीनिंग बता रही हूँ, ताकि आपको कोई सेंटेंस डिफरेंट आ जाए तो आप उसका यूज कर सकते हैं उस वर्ड का और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्या, व्हाट, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, हुज किसका, हाउ कैसे। नेक्स्ट इज हाउ कैसे एंड हाउ मैनी कितने। तो स्टूडेंट इनका यूज कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, जैसे कि आपके पास कोई सेंटेंस है, यह क्या है, तो आप इसको ऐसे यूज करेंगे, व्हाट इज दिस। वह कब आया, व्हेन ही कम्स। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। हु आर यू, तुम कौन हो। जैसे कि आपके घर पे कोई आता है लेकिन आप उसको बाय फेस नहीं जानते हैं, तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, हु आर यू, मीन्स आप कौन हो। हुज पेन इज दिस, आपको कोई पेन मिलता है, आप क्लास में वर्क कर रहे होते हैं, तो आप इस तरह से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। जैसे कि आपके घर पे कोई गेस्ट आता है या आप किसी फ्रेंड से बात करते हो, तो आप उससे पूछ सकते हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। कितने, हाउ मैनी डेज इन ए वीक, मीन्स एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हाउ मैनी 7 डेज होते हैं एक वीक में। ओके, तो इस तरह के आप क्वेश्चन आप डेली यूज में आस्क कर सकते हैं और इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you some basic questions of computer. So let's start. Student, that is the revision for your S7 exam. Students, today's my topic is MS PowerPoint. In previous video I discussed with you MS Word and Excel. So let's start MS PowerPoint. In today's session I tell about some basic point of MS PowerPoint. Okay, तो student like MS एक्सेल एंड वर्ड, MS ऑफिस का एक पैकेज है MS PowerPoint, दैट इज मोस्टली यूज टू मेकिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है MS PowerPoint is a part of MS Office or a package that allow user to create a presentation with multimedia effects. स्टूडेंट, मल्टीमीडिया इफेक्ट्स का मतलब होता है कि आप उसमें टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं और कोई फोटो भी एडिट कर सकते हैं। ओके, A presentation is a systematic display of information along with graphic, movies, sound and other that display on screen. तो स्टूडेंट ये बताया गया कि प्रेजेंटेशन में हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सिस्टमैटिक वे से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंटरनेट पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो सबसे पहले इंटरनेट की डेफिनेशन एक स्लाइड में, देन नेक्स्ट में इंटरनेट की यूजेस, इस तरह से आप उसको प्रॉपर और सिस्टमैटिक मैनर से शो कर सकते हैं टॉपिक को। ए प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ए नंबर ऑफ स्लाइड्स। ओके, प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं। स्लाइड्स आर इंडिविजुअल पेजेस, मीन्स जो पावर पॉइंट में पेज ओपन होता है उस पेज को बोलते हैं स्लाइड। स्टूडेंट, दैट इज द स्लाइड, दैट इज द MS PowerPoint विंडो। तो इसमें ये क्या है, आपकी स्लाइड। MS वर्ड में इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट और MS एक्सेल में इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये MS वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल में पेजेस के अलग अलग नेम है। यहाँ पे जो है ये टेक्स्ट बॉक्स है, इनमें आप कुछ भी राइट कर सकते हैं और इस कंप्लीट पेज को बोलते हैं स्लाइड। ओके, लाइक MS एक्सेल एंड वर्ड, MS PowerPoint has also file, home, insert, design. These are the menu bars and these are the option in file: save, save as, open, close, recent info, new, print, save and send। ये आपके ऑप्शन है फाइल मेन्यू बार में, जिनसे आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, और सेव एज का मतलब उसको रीनेम कर सकते हैं। और स्टूडेंट, जो पावर पॉइंट की फाइल है वो इस इंडेक्स में शो होती है, इसके ऊपर P राइट होता है। ओके, तो ये बेसिक थिंग है इसके बारे में, पावर पॉइंट के बारे में। और यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि सेव किस लिए होता है, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। सेव एज, टू सेव द फाइल और द फर्स्ट टाइम, मीन्स उसका नेम रीचेंज करने के लिए। वैसे तो MS एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड में और ऑटोमेटिक सेव का ऑप्शन होता है, बट उसका अगर आप नेम चेंज करना सकते हैं यू कैन डू दैट। ओके,
तो ये आपके हैं, इसके ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई टॉपिक है इंटरनेट, आपको उस पर स्लाइड बनानी है, तो जैसे कि जो स्लाइड यहाँ पे ओपन होगी वो यहाँ पे शो होगी कि आपने कितनी स्लाइड बनाई इस टॉपिक पे। इंटरनेट यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आपने राइट कर दिया इंटरनेट, सेकंड में उसको डिफाइन कर दिया द टर्म इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स वी कैन कम्युनिकेट एंड शेयर द इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट आपको एक पावर पॉइंट ओपन करके उसमें स्लाइड बनाना है और फिर उसमें से जो प्रेजेंटेशन है उसको प्रॉपरली वे में कम से कम 5 स्लाइड बना के और फिर उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना है कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि आपको कोई भी स्लाइड है उसमें उसका फॉर्मेट चेंज करना है, मीन्स उसका डिजाइन अलग लेना है, आपको टेक्स्ट राइट ना करके वो आपको उसमें फोटो पेस्ट करनी है स्लाइड में। तो आप यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू स्लाइड ओपन हो जाएगी और यहाँ पे जो फॉर्मेट गिवन है इसमें जैसे आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे यहाँ लेआउट शो होगा, उसमें आप कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और अदर ऑप्शंस बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सभी लाइक MS एक्सेल एंड वर्ड है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, आप इनका यूज कर सकते हैं। ओके, ये आपके डिजाइंस हैं जो आप कोई भी डिजाइन स्लाइड के बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर सकते हैं डिजाइन पे क्लिक करके। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही है, आपको MS पावर पॉइंट को ओपन करना है, उसमें कोई भी 2 और 3 स्लाइड्स आपको बनानी है प्रेजेंटेशन के रूप में, उसको सेव करना है, सेव एज करना है और फिर उसको दोबारा से रीओपन करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। A very pleasant morning to all my dear student of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that we are doing the revision work of our essay 1 examination preparation. So student, to continue that, we are going to discuss exercise of chapter 7, conservation of plant and animals. So let's start it, student. Student, firstly we will do the exercise of chapter 7th. We will start it from the MCQs question. Take the correct option. First one is Wildlife Protection Act was enacted in. Options are 1962, 1982, 1972, 1992. Student, as you know that the Wildlife Protection Act जो है वो 1972 में स्टार्ट हुआ था, and in this act we कैन सेव अवर वाइल्ड लाइफ लाइक प्लांट्स और एनिमल्स। उसमें उनकी प्रोटेक्शन की जाती है, देख रेख की जाती है, किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दी जा सकती है, तो इस तरीके ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, जो एनिमल है वो किस कैटेगरी में आता है। ऑप्शंस आर रेयर स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, एंडेंजर्ड और एंडेमिक। ऑप्शन राइट आंसर इज एंडेमिक स्पीसीज। स्टूडेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है एंडेमिक स्पीसीज के अंदर आता है। विच स्टेप शुड बी टेकन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए। बैन ऑन फेलिंग ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों को काट कर गिरा दिया जाता है, बैन करना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर जो है जंगल में आग लग जाती है उसको कवर करना चाहिए। प्लांटेशन ऑन बैरन लैंड, बैरन लैंड जो बंजर पड़ी हुई जमीन होती है उसको उस पर प्लांटेशन करना, पेड़ पौधे लगाना। सो वी विल डू ऑल दिस, तो हमें सारी चीज़ें करनी चाहिए बिकॉज हमें कंजर्व करना है फॉरेस्ट को। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन कॉजेज, डिफॉरेस्टेशन किस वजह से होता है, मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं एनवायरनमेंट पे। डिजर्टिफिकेशन, जो जमीन होती है वो डिजर्ट बनती है। ड्रफ्ट, सूखा पड़ने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ऑल ऑफ दिस, राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑल दीज आर द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड एट, पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर सिचुएटेड है। मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, राजस्थान। राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। स्टूडेंट, पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड एट मध्य प्रदेश स्टेट में वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज डैश मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को काट कर जो जंगलों को साफ किया जा रहा है, दैट इज नोन एज द स्टूडेंट डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड इज नेचुरल कैलेमिटीज,
also contribute to the destruction of blank. जो नेचुरल कैलेमिटीज है, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, इरप्शन वगैरह, सो ऑल दीज लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को खत्म करती हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज इन ब्लैंक एरियाज प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग एंड हंटिंग आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर प्लांटेशन, खेती करना, पौधे लगाना, जानवरों को ग्रेजिंग करवाना, हंटिंग करना, ऑल दीज आर बैन. सो दिस इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसी कोई भी एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती हैं. डैश इज वन ऑफ द मेनी स्पीसीज स्लोली एक्सटिंक्ट. ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो खत्म होती जा रही है? तो एनिमल्स हो, ये प्लांट्स में. स्टूडेंट दिस इज मस्क डियर. आप इसमें और भी अदर ऑप्शंस मेंशन कर सकते हैं. पेपर इज मेड फ्रॉम डैश ऑफ ट्रीज. ट्रीज के किस चीज से पेपर बनता है? इट इज मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ द ट्रीज. जो बार्क होता है पेड़ों का, छाल वगैरह जो होती है, उसको मिक्स करके उसका पल्प बना करके उससे बनता है. नाउ द टर्म इट इज ट्रू फॉल्स. यू हैव टू मेंशन T फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ऑप्शन फर्स्ट वन इज इंडेंजर्ड स्पीसीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो अब ज्यादा अर्थ पर नहीं रहती हैं, बचेंगी, क्योंकि दिस इज बिकॉज वो ऑलरेडी इंडेंजर्ड है, खतरे में है. तो मतलब या तो हमें उनके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए कि उनके हैबिटेट वगैरह या सर्वाइवल के लिए जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए. देन ओनली इट वुड बी पॉसिबल टू सेव देम. सो दिस इज ट्रू. देयर इज नो बायोडाइवर्सिटी इन हॉट ड्राई डेजर्ट. जो हॉट और ड्राई डेजर्ट होते हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी नहीं है. बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं देयर शुड बी अ लॉट ऑफ एनिमल्स लिविंग देयर शुड बी अ वेरी वी हैव प्लांटेड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज. नो स्टूडेंट, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वेराइटी ऑफ एनिमल्स तो एटलीस्ट हैं तो सही. कैमल है आपका, कैक्टस वगैरह होते हैं. सो वी कांट से दैट देयर इज नो बायोडाइवर्सिटी. सो दिस इज false. IUCN Red List contain the name of all species of plant and animal. जो IUCN Red List है आपकी, वो सारे प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज का एक डाटा कलेक्ट करके रखती है. तो सो स्टूडेंट, IUCN contain the list of, ये लिस्ट रखती है, बट व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट इट केप्ट विद हिम? इट केप्ट द इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर, एक्सटिंक्शन स्पीसीज. जो इस तरीके की प्रजातियां हैं, खत्म हो रही हैं, उनके बारे में, ना कि मतलब सारे ऑल स्पीसीज की लिस्ट नहीं होती है इनके पास. सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स. बायोडाइवर्सिटी इज कॉज्ड ड्यू टू वेरिएशन इन जीन पूल. जो बायोडाइवर्सिटी है वो जीन पूल की वजह से होती है. नो स्टूडेंट, उनके जीन्स के अंदर चेंजमेंट की वजह से बायोडाइवर्सिटी नहीं होती. बायोडाइवर्सिटी इट टेक प्लेस ड्यू टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अलग चीजें होती हैं, ना कि जीन्स की वजह से बायोडाइवर्सिटी होती है. सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो फॉल्स. फॉरेस्ट फायर आर कॉज्ड ओनली बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमंस. ये दिस इज ट्रू. आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट फायर जो है वो ह्यूमंस की केयरलेसनेस की वजह से भी हो जाती है. समटाइम अदर रीजंस भी होते हैं, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द फॉरेस्ट फायर. सो इट इज ट्रू. Okay, we have done our true false statement. Now move to the one word answers. Here are 5 one words. You have